मंडियाल। तो चांद पर जिस चीज का इंतजार था, पूरी दुनिया जिसे तलाश रही थी, उसे तलाश किया है भारत ने। जी हां, चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने के बाद से एक के बाद एक खुशखबरी सामने आ रही है। और अब जो खबर सामने आई है वो बहुत जरूरी भी है। दरअसल चांद पर जो ऑक्सीजन मिल गया है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। और रोवर प्रज्ञान अपना लगातार काम कर रहा है। रोवर प्रज्ञान ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन साझा की है और इसी में ये जानकारी भी साझा की गई है इसरो को, और इसरो के जरिए सभी को ऑक्सीजन मिला है। तो प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कुछ खनिजों और कुछ रसायनों की खोज की है। दक्षिणी ध्रुव के पास में चंद्र सतह पर खनिज मिले हैं, कुछ रसायन मिले हैं, एलिमेंट्स मिले हैं। और प्रज्ञान में लगे हुए पेलोड यानी कि एक यंत्र, एक उसमें विशिष्ट एक इक्विपमेंट है, लेजर इंस्टीट्यूट ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये जानकारियां जुटाई गई हैं और इन सीटू माप के जरिए इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो जो भी तत्व मिले हैं वो भारत के लिए काफी अच्छी बात है, खुशखबरी के लिए। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि ये मानव के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। भारत ने वो काम किया जो दुनिया काफी समय से करना चाह रही थी, और ये सब करना दूर, विश्व वहां उतर नहीं पाया और भारत उस जगह पर उतरा। आपके इंतजार को खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि चांद पर रोवर प्रज्ञान को आखिर मिला क्या क्या। तो ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन की जानकारी मिली है, टाइटेनियम, क्रोमियम, आयरन की जानकारी मिली है, कैल्शियम की जानकारी मिली है, एल्यूमिनियम की वहां पर जानकारी मिली है, सल्फास की जानकारी मिली है। ये वो तत्व हैं जो पृथ्वी पर ही उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीज इसमें शामिल हैं। ये वो तत्व हैं, ये वो विशिष्ट तत्व जो चांद पर मिले हैं, और इसीलिए बहुत बड़ी ये इसको सफलता माना जा रहा है। चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरना और उतरने के बाद परीक्षण करना बहुत बड़ी उपलब्धि। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर पी.डी. सहारे जी जुड़ गए हैं और फिजिसिस्ट हैं और विस्तार से हमें इस बारे में और जानकारियां देंगे। सर, जो अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वहां पर मिले, जिसमें ऑक्सीजन की भी बात हो रही है और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। पहले तो प्लीज आप बताएं कि इन एलिमेंट्स का चांद पर मिलना और इनकी खोज कर पाना कितनी बड़ी कामयाबी है। नहीं, हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमने ये चंद्रयान 3 के साथ जो जो भी पेलोड्स हमने भेजे थे, उसमें एक तो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर था, और एक दूसरा जो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है। तो अभी जो जानकारी आई है, वो जो इसरो ने जो भी स्पेक्ट्रम या उससे डेटा मिला है, वो जो रिलीज किया है, उससे हमें जो भी एलिमेंट्स मिले हैं, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, उसके बाद में क्रोमियम है, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स मिले हैं। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है, इट्रियम है, स्कैंडियम है, और उसमें हीलियम का भी मिला है। तो ये सिलिकॉन मिला है। तो ये जो भी एलिमेंट्स हमें और इस तरह के खनिज मिले हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जानकारी है, अच्छी जानकारी है, और ये अच्छी न्यूज़ है ये इसरो के तरफ से। लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा कि दूसरा जो पेलोड है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर जो है, एक जिसमें एक्सरे के से भी कुछ खनिज को खोजने की और ये करने की जो रोवर प्रयास जो कर रहा है और करेगा, तो उसकी जानकारी अभी तक आई जी नहीं है। हो सर, मैं सकता है आपसे एक उसमें चीज एक और समझना चाहूंगा। सर, जानकारी। चांद के दूसरे हिस्से में पूरा मजमा तो इंसान भी जा चुका है। उन हिस्सों में जो एलिमेंट्स मिले, जो तत्व ढूंढे गए या मिले हैं, चांद के सदर्न पोल पर क्या अलग मिला है जो हमें चांद के दूसरे हिस्से में, जहां पर जाना सुगम है या इजी है, क्या डिफरेंस जो है यहां पर क्या अलग मिला है हमें। नहीं, अभी तक तो जो भी खोज है, तो ये पहली बार ही हम कर रहे हैं। ये है, उसमें से ये पहली बार जानकारी मिल रही है। तो इससे हम दूसरे इसमें क्या मिलेंगे इसकी पर, लेकिन
इसी की खोज करने के लिए हमारे जो मिशन है वो गया हुआ है, वो एलिमेंट्स को ढूंढेगा। इसमें ऑक्सीजन इस तरह की जो हम पृथ्वी पर जो हमें मिलती है, इसमें क्या डिफरेंस है या सेम मिला है? प्लीज आप ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन है वो मुझे लगता नहीं कि जैसे कि पृथ्वी पर हवा में है इस तरह से हवा में होगा, इस तरह से मुझे लग नहीं रहा है। ये ऑक्सीजन वो जो एलिमेंट्स मिले हैं उनके साथ जुड़ करके कोई खनिज बना है। जैसे एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है, जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है, तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में अभी होगा, ऐसे मुझे लगता है। इसकी पूरी जानकारी की हवा में, क्योंकि अभी जो हम वहां जाकर के डेटा जुटा रहे हैं और वहां पर जो भी रिसर्च कर रहे हैं या जो भी अभी हमारे जो पेलोड्स है काम कर रहे हैं, वो तो खनिजों का जो खनिजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसका विवरण कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी तो हवा में अभी होगा ऐसे मुझे नहीं लगता। तो मानव जाति जब वहां पर मानव जाएगा और उसमें तो उसको तो हवा में जो ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो वो तो उन खनिजों से अलग करके ऑक्सीजन हम मिला के वो तो हो सकता है। लेकिन अभी वहां मानव जाति को या मानव की कॉलोनी बसने का मुझे लगता नहीं कि कोई भी अभी संभावना है। वो इसलिए कि चांद पर एक तो हमारे जो धरती है जहां पर हम मानव बसा हुआ है, जीवन है, वो इसलिए है कि हमारी धरती पर एक कवच है। हमारी धरती पर जो वातावरण है और जिसमें ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है और बाकी के जो भी एलिमेंट्स है, तो उसकी वजह से जब एस्टेरॉइड्स इस वातावरण में से होते हुए बहुत तेज गति से धरती की तरफ आने लगते हैं, तो वो ऑक्सीजन के वजह से जल जाते हैं और इसीलिए हम सुरक्षित रहते हैं। तो एक कारण ये है कि वहां तो इस तरह का वातावरण ना होने से जो एस्टेरॉइड्स या जो इस तरह के क्षुद्र ग्रह उस पर गिरेंगे तो उससे क्षति हो सकती है। तो मानव बसने की अभी जो है संभावना कम है। दूसरा एक कारण, मुख्य कारण ये है कि हम जो धरती पर जो वातावरण है या धरती पर एक कवच है हमारा, इसके वजह से जो बाहर का रेडिएशन आता है, तो इसमें स्पीयर, आइनोस्फीयर, इस तरह के अलग अलग इस तरह के लेयर्स है। तो वहां इस तरह के लेयर्स ना होने से जो भी सूरज से और बाकी ग्रहों से या कहीं से भी जो रेडिएशन आ रहा है, जो एक्सरेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, वो डायरेक्टली आएंगे। तो जो रेडिएशन की वजह से आदमी वहां पर जीवित रहना मुश्किल होगा। और इसलिए भी अभी ये संभावना मुझे लगता नहीं कि चांद पर मानव की कॉलोनी बसने की संभावना, क्योंकि जो भी एस्ट्रोनॉट्स अभी जा रहे हैं उनको भी हम एक कवच या उनके जो भी वस्त्र जो है पहना के भेजते हैं, तो उसमें ये सारा प्रिकॉशंस या इस तरह की सारी प्रिकॉशंस ली जाती है कि रेडिएशन से उन पर दुष्प्रभाव इसका ना हो। तो इन दो कारणों से, मुख्यतः दो कारणों से, और ऑक्सीजन भी हवा में ना होने से, तो इन तीन कारणों से मुझे लगता नहीं कि वहां पर हाल ही में या अभी मानव जाति का और या जीव का वहां पर बसना या कॉलोनी बनाना जो है कि संभव है। सर, आपने बड़े अच्छे से आसान शब्दों में इसको समझाया कि कैसे वहां पर मानव जीवन का अभी तो रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर सर, फिर एक सवाल ये उठता है कि हम ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, हम इतना प्रयास वहां पर हमने किया, इतना करोड़ों हम खर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए कि वहां पर प्रकृति कैसी है, वहां पर धरती कैसी है, वहां की जलवायु कैसी, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम ये सब कर रहे हैं? और क्या हमें फिर ऐसा करना चाहिए? नहीं, हमें तो देखिए ये मिशन बहुत कामयाब रहा और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन है और ये हमें करते रहना चाहिए। वो इसलिए कि आगे भी जैसे कि आप देखिए कि वहां वहां पर जो भी सोलर एनर्जी है, हो सकता है कि उस एनर्जी का भी हम उपयोग करें। हो सकता है कि आगे हम दूसरे ग्रहों पर, जहां पर हम अभी एलियंस की या जीवन की के खोज में हम लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि एक लॉन्चिंग पैड बने हमारे लिए। तो यहाँ से हम यान वहां भेजे और वहां से फिर अंतर उसका कम होगा तो दूसरे
ग्रहों पर जाना भी आसान होगा और इसकी खोज जो होगी। दूसरा कि वहां पर जो खनिज अभी मिले हैं, हो सकता है भविष्य में और तरह के खनिज मिले और वहां से उनको प्यूरिफाई करके या वहां से यहाँ ला करके भी वो उससे हमारे लिए बहुत उपयोगी और हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो मिशन है, ये इस तरह का जो हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए और पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमें करते रहना चाहिए। सर, जो हमारा रोवर प्रज्ञान है उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं वो जी तो इंफॉर्मेशन जुटाना उसका मकसद है, क्योंकि सैंपल शायद वो नहीं कर पाएगा, सैंपल ना लेकर आ पाएगा। तो क्या वो एक तो अपने मिशन में अब तक कामयाब हो गया है, जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो भेज चुका है, या अभी भी और भी चीजें आ सकती हैं सामने? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम इस मिशन में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं, कामयाब हो रहे हैं। जो डेटा अभी तक ये लिप्स का डेटा जो आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे हमें बहुत सारे खनिजों की और वहाँ की जो सतह है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, इसकी सारी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ अब मैंने कहा कि दूसरा जो इक्विपमेंट था, जो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है वहां पर, हम्म। उसका डेटा अभी तक इसरो ने रिलीज नहीं किया है और मुझे लगता है कि उसका भी डेटा आना शुरू हो गया होगा और उसका एनालिसिस वो कर रहे होंगे, तो उससे भी नई जानकारी हमें अभी मिलेगी। जैसे कि पहले भी पानी की खोज हमने की थी, तो सबसे पहले जो हम वहां पर गए मिशन चंद्रयान 1 और 2 हम फेल नहीं मानते हैं, क्योंकि 2 में भी जो है उसके जो ऑर्बिटर अभी ये हो रहा है उसी से कम्युनिकेशन हो रहा है और उसी से सारा डेटा हम जुटा पा रहे हैं। तो हमारे सारे मिशन वहां पर कामयाबी ही हम मानेंगे और कामयाब हुए हैं। और अभी जो दूसरा जो पेलोड है उसका डेटा रिलीज करेंगे तो उसमें और भी जानकारियां हो सकता है हमें मिल सकती है और आ सकती है। जी पानी की खोज की दिशा में ये सर कितने उस दिशा में क्या कुछ हुआ है अब तक? देखिए, पानी की खोज के लिए ऑक्सीजन का वहां पर मिलना ये एक संकेत है कि वहां पानी का स्रोत हो सकता है। लेकिन जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन है, उसकी उसका एनालिसिस या उसका उससे डेटा जुटाना, जैसे बाकी एलिमेंट्स का डेटा मिला है इजीली, वो थोड़ा मुश्किल काम है और उसके लिए अभी एनालिसिस शुरू होगा जो डेटा का। और हो सकता है उससे हाइड्रोजन की जो खोज है वो, तो हाइड्रोजन यदि है, ऑक्सीजन यदि है, तो निश्चित ही उस सतह पर पानी होगा। और पानी की खोज पहले भी किसी इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट से की गई है, तो मुझे निश्चित ही लगता है कि पानी वहां पर हो सकता है और होगा। सर, ये वाकई भारत के लिए गर्व कर देने वाली बात है, क्योंकि अब ये मिशन हमारा बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। फिर दोपहर का वहां पर समय चल रहा होगा, कुछ दिन हमारे पास हैं, और इन दिनों में रोवर ये सर कितना दूरी तय कर सकता है लैंडर विक्रम से? अगर हम प्रज्ञान की बात करें, वो कितना घूम सकता है, कितना दायरा कवर कर सकता है वो? नहीं, जहां तक जानकारी इसरो ने दी है तो 50 मीटर के दायरे में उसको वो जा सकता है। और वहां से, क्योंकि वहां उसको कम्युनिकेशन जो लैंडर है उसके साथ में बनाए रखना होगा, इसलिए बहुत दूर जा नहीं सकता। तो 50 मीटर का जो दायरा है वो तो कर सकता है, लेकिन उसमें जो गड्ढे आएंगे, जो क्रेटर्स है और बाकी ये है, वो उसको पहले एनालाइज करना होगा। उसका फोटो लेता है, फिर वो उसका एनालिसिस करके फिर वो उससे जा सकता है, नहीं जा सकता है, फिर यहाँ से कमांड भेजते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया में थोड़ा देर लगती है हमें, तो इसलिए जी। कितना वो घूमेगा, कितना, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो 400-500 मीटर का जो है जो अपनी प्रक्रिया, जो परिक्रमा वो कर सकता है और उससे भी डेटा जुटा सकता है। और अभी जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो बहुत उपयोगी है और इस डेटा से भी काफी कुछ एनालिसिस हमें मिल रहा है। बस जी। अभी जो मैंने कहा कि एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर वहां पर जो है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है, उसका डेटा जब आएगा तो इसके साथ में इसके डेटा के साथ एनालिसिस होगा, तब हमें और भी जानकारी मिलेगी। थैंक अभी यू सो जो मच जी। सर, सर अभी जो रोवर वहां पर जो ये है, मुझे ये लगता है
कि क्योंकि रात होगी तो टेम्परेचर -150 डिग्री तक जा सकता है, इसीलिए जो है, और सूरज रहेगा नहीं, तो वहां